हमने लास्ट क्लास के अंदर पांडास के कई सारे मेथड देखे थे, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये पढ़ाए थे सम, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, डिफरेंस, यूनिक, अनयूनिक, याद है? डुप्लीकेट्स वगैरह कई सारे मैंने मेथड पढ़ाए थे। क्या था, शॉर्ट वैल्यूज़ वगैरह काफ़ी सारे ये चीज़ें थी। मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से आप मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करोगे। मिसिंग वैल्यूज़ को फिल किस तरह से करना है। अब मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करने के कई सारे तरीके होते हैं। पहले तो मैं एक काम ये करूँगा, जैसे कि एस आ रहा है, इसके अंदर नन लिख देता हूँ। नन मतलब कि इसका नाम मिसिंग है, ठीक है। और किसी के अंदर हो सकता है कि किसी की एज भी मिसिंग हो, और हो सकता है कि किसी के अंदर किसी की सिटी मिसिंग हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नन आ रहा है। अच्छा, मैं साथ के साथ यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा हूँ, IPYNB का यूज़ करना, ठीक है। IPYNB के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो मैं इसको बंद करके अगेन एक बार ओपन कर लेता हूँ। IPYNB एक फ़ाइल है, ठीक है ना। एक कोड करने का तरीका होता है, यहाँ पर अगर आप एक्सटेंशन में जाओगे, इस पर आप सर्च करना जुपिटर, ठीक है ना। जुपिटर यहाँ पर सर्च कर लेना। जैसे यहाँ पर जुपिटर सर्च करोगे तो ये एक्सटेंशन आपके पास आएगी, इसको अपने पास इंस्टॉल कर लेना। नेट होगा तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। और जैसे ही आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी तो अब आपको यहाँ पर एक नई फाइल बनानी है। और अब यहाँ से आप जैसे कि main.py करते थे जिस तरह से, तो अब से आप main.py के बजाय आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, main.ipynb, ठीक है। main.ipynb, IPYNB का मतलब है इंटरप्रेटेड पाइथन नोटबुक, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह का ये UI इसका नज़र आएगा। जो हम पहले PY में काम कर रहे थे, तो वो अब हम यहाँ पर IPYNB में काम करेंगे। काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है, दोनों चीज़ें भी सेम है, दोनों का मतलब यूज़ करने का। इसमें थोड़ा सा ये कि आपको फ़ायदा ही हो जाता है कि आप मार्कडाउन वगैरह भी लगा सकते हो। यहाँ पे कोड लिख के हाथों हाथ आपको रन करने का मौका मिल जाता है। मतलब जितना कोड आप रन कर रहे हो उतना आपको बार बार प्रिंट करना नहीं पड़ेगा, बार बार टर्मिनल में जाना नहीं पड़ेगा, बार बार आपको जो है UI जो है ना वो थोड़ा सा और अच्छी तरीके से आपको ये IPYNB अच्छी तरीके से आपको दिखा सकता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारा। इसमें आप लोग का जब काम करोगे तो आप लोगों को पता ही भी चलेगा किस तरह से इसके फ़ायदे हैं। तो ये जितना भी डेटा है ना, मैं सारा कॉपी करूँगा यहाँ से, और अपने IPYNB के कोड वाले ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पर जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। वही चीज़ है बिल्कुल एज इट इज़। यहाँ से इस वाले ऑप्शन को मैं हटा दूँगा, क्योंकि ये हमारा कोड यहाँ पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये पिछली क्लास का है, आज वाली क्लास का हमारे पास ये वाला हो जाएगा। अब डेटा हमारे पास यही है। यहाँ से सीरीज़ को भी मैं हटा दूँगा, सीरीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, डेटा फ्रेम की ज़रूरत है। और इस वाली फ़ाइल को भी हटा दूँगा, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, तो ये मेरे पास सक्सेसफुली यहाँ पर रन हो गया, टिक का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से रन हो जाएगा। आपको यहाँ पर फ़ायदा ये कि टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है, वह हाथों हाथ रन पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। अब आपका ये जो डेटा फ्रेम नाम का वेरिएबल है, इसका दूसरा फ़ायदा ये, जैसे आपने एक और कोड लिया, डेटा फ्रेम लिखोगे तो हाथों हाथ आपको प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपको प्रिंट करके दिखा देगा वो। तो इधर आप देख सकते हो कि आपके यहाँ मिसिंग वैल्यूज़ शो कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हो टेबल भी थोड़ा अच्छी तरीके से बना हुआ आ रहा है। ये इसका फ़ायदा होता है, PY से ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा होता है ये। अब यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि नाम के अंदर एक डेटा मिसिंग है, एक डेटा हमारे पास एज में मिसिंग है, और दूसरा डेटा हमारे पास एक सिटी के अंदर भी मिसिंग है। अगर एज के अंदर मैं एक काम करता हूँ, दो डेटा मिसिंग कर देता हूँ, जैसे कि एक डेटा मैं 10 को मिसिंग कर देता हूँ। अब रन करा और इसको रन करते हैं तो देख सकते हो कि यहाँ पर एज के अंदर कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है, एक, और ये दो, दो वैल्यू मिसिंग है यहाँ पर। अब इस डेटा फ्रेम के अंदर मुझे इस मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करना है। अब ये मिसिंग वैल्यूज़ आपकी जो है एक्सेल की शीट के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। यही मिसिंग वैल्यूज़ आपकी जेसन में भी हो सकती है, बहुत सारा जितना भी डेटा सेट होगा उसके अंदर भी हो सकती है। हमें यहाँ पर इस टेबल के अंदर जो भी मिसिंग वैल्यूज़ है इसको फिल करना है। फिल करने का तरीका ये है, कई सारे तरीके हैं इसके फिल करने के। आप क्या बोल सकते हो कि डेटा फ्रेम में जाओ, डेटा फ्रेम के अंदर जाने के बाद आपको फिल किसको करना है, आप किसको फिल करना चाह रहे हो, नेम को या एज को या सिटी को। हमने बोला एज में जाओ, एज डॉट फिल, और यहाँ पे आता है फिल ना। फिल ना का मतलब ये है, फिल कर दो NA वैल्यू को। NA मतलब नॉट अवेलेबल वैल्यू, ठीक है। फिल नॉट अवेलेबल वैल्यू। अभी बोले किससे फिल करना है, मैंने बोला 10 से फिल कर दो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये भी मिसिंग थी, ये भी फिल हो गई 10 से, और ये भी मिसिंग थी, ये भी 10 से फिल हो गई है। एक तरीका तो ये है, लेकिन थोड़ा सा घटिया तरीका है, थोड़ा सा घटिया तरीका है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों घटिया है। अभी देखो एक तरीके से और फिल करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला DF डॉट फिलना, और आप एक काम करो 20 से फिल कर दो। अब ये हर एक डेटा को 20 से, यानी कि जबकि नेम आ रहा है वो भी 20 से फिल, आपका एज आ रहा है ये भी 20 से फिल, आपका सिटी आ रहा है वो भी 20 से फिल। तो क्या सही तरीका है ये? और अगर आप ऐसे एज करके भी 10 बोलोगे तो भी गलत तरीका हो जाएगा। मतलब फिल तो हो जाएगा, बट गलत क्या है कि अगर आपके पास मान लो कि एज आ रही है
20, किसी की 15, किसी की 26, किसी की 10, किसी की क्या, किसी की क्या, इस तरह से आ रही है रैंडम। तो आप, अगर आप तो जाहिर सी बात है चाहोगे कि जो मेरा डेटा फिल होना चाहिए वो इसी से रेलिवेंट फिल होना चाहिए ना। पता चला हमारे पास सारी डेट भरी हुई है 50, 60, 70, 80 की, और मैं अचानक आके बीच में फिल कर रहा हूँ 10 नंबर की एज, तो मेरा डेटा ख़राब नहीं हो जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस वजह से हम याले डायरेक्टली इस तरीके को यूज़ नहीं करते हैं। इसका सॉल्यूशन ये होता है कि हम लोग यूज़ करते हैं फिर फिलना फिल सॉरी, हम यहाँ पे बोलते हैं डेटा फ्रेम में जाओ। डेटा फ्रेम के अंदर जाने के बाद आपको एज वाला कॉलम नज़र आएगा, एज वाले कॉलम के अंदर आप फिल करो, ठीक है ना, यानी कि फिल करो नॉट अवेलेबल वैल्यू। और अब फिल करना किससे? अब मैं फिल कर दूंगा इसके एवरेज से भी फिल कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एवरेज एवरेज आपको पता नहीं जितनी भी एज आ रही है सारों का एवरेज निकालूंगा। एवरेज निकालने का तरीका क्या है, ये मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि एज के अंदर जाओ और एज डॉट मीन, मीन मतलब इसके एवरेज से आप फिल कर दो। जैसे रन करोगे तो ये इसके एवरेज यानी कि 21 से फिल हो जाएगा ये डेटा। क्या? वो 10, हमारा डेटा में 10 लिखा हुआ है, ये रहा, समझे? तो 30 कर लो, वो उसके एवरेज डेटा से फिल कर देगा। एवरेज इसका क्या आ रहा है 25, उससे उसने फिल कर दिया। आप एवरेज से भी फिल कर सकते हो, आप मीन से फिल कर सकते हो, आप मीडियन से भी फिल कर सकते हो। अपने हिसाब से आप जो है डेटा को मीडियन नंबर से फिल कर दो। आपको मोड चाहिए, आप मोड से फिल कर दो, मतलब जैसा आपको सही लगे उससे आप फिल कर सकते हो मोड के ज़रिए भी। अच्छा, जब मैंने मोड लगाया तो यहाँ पर मोड के ज़रिए फिल हो जाएगा। मोड मतलब जो भी मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ होंगी वो उसके ज़रिए उसको फिल कर देगा। आप मोड के ज़रिए भी कर सकते हो, फ़ायदा है ये। अच्छा, अब अगर आपके पास एक एज आ रही है और आपने एज को फिल करा, इसमें एक प्रॉब्लम है। मैंने फिल तो कर दिया, ठीक है, मैंने एक फिल तो कर दिया इसको मीडियन से, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि जो मैं अपना ओरिजिनल वाला डेटा फ्रेम रन करूँगा ये उसके अंदर फिल नहीं होगा। ठीक है, ये जब मेरा ओरिजिनल वाला डेटा फ्रेम है, मैंने फिल तो करा, वो सिर्फ इसी तक फिल हुआ है बस। वो सिर्फ यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि फिल हो गया, लेकिन ओरिजिनल में चेंजेस नहीं हुई है, ओरिजिनल वाला भरा अपनी जगह खाली है। तो आप क्या चाह रहे हो कि ओरिजिनल वाले के अंदर भी फिल हो जाए? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आने के बाद क्या लगा दोगे, इन प्लेस ट्रू, बताया था ना पहले भी। जैसे इन प्लेस ट्रू लगाओगे तो ये आपके पास ओरिजिनल वाले में जाके चेक करोगे तो ये फिल हो जाएगा। अब ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम चेक करोगे तो उसमें भी ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया। इस तरह से जो है आप इन प्लेस ट्रू के ज़रिए फिल कर सकते हो। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप इन प्लेस का यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप इसको इस तरह से भी अपडेट कर सकते हो। आप बोलो डेटा फ्रेम के अंदर जाओ, डेटा फ्रेम में जो एज वाला कॉलम है उसको ये नई वाली वैल्यू असाइन कर दो, ये नई वाली वैल्यू असाइन कर दो। इस तरह से फिल करोगे तब भी हो जाएगा। अब दोनों तरीके हैं, चाहे इन प्लेस का यूज़ कर लो चाहे ये वाला तरीका यूज़ कर लो। समझ आ गई बात? अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास फिल करने का तरीका तो समझ आ गया। अगर आपके पास एज को फिल करना है तो सिटी को भी तो फिल करना पड़ेगा ना, नेम को भी फिल करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या बार बार इसको ऐसे ऐसे करते रहूँगा कि जो है नेम नेम के अंदर जो है ना नेम को ही फिल कर दो, और जो नेम वाला आ रहा है उसके अंदर उसका ही मोड निकाल के फिल कर दो। मोड मतलब, मोड मतलब जो मोस्ट रिपीटेड नेम होंगे आप उसके ज़रिए उसको फिल कर दो नेम को, ठीक है। तो ये उसको नेम को भी फिल कर देगा, ये नेम फिल हो गया, देख रहे हो, ये हमारा पर नेम फिल हो गया। इसी तरह से सिटी के लिए तो मैं बार बार मुझे अलग अलग सबके लिए लगाना पड़ेगा। इससे हमारे पास बेहतर ऑप्शन भी है। इससे बेहतर ऑप्शन क्या है कि हम बोलेंगे कि डेटा फ्रेम में जाओ और पूरे डेटा फ्रेम के अंदर फिल ना लगाओ, यानी फिल कर दो, और इधर आप क्या लो, एक एक डिक्शनरी बनाओ। क्या बनाओगे अंदर? डिक्शनरी। और की वैल्यू पेयर में आप बता दो, आप बोलो कि मेरा एक नेम नाम का कॉलम होगा, उस नेम नाम के कॉलम को आप फिल कर दो, ठीक है, नेम डॉट मोड, ठीक है, नेम डॉट मोड के ज़रिए आप उसको फिल कर दो। इसी तरह से आप बोलो कि मेरे पास एक एज नाम का कॉलम होगा और आप उसको फिल कर दो किसके साथ? एवरेज के साथ। तो डॉट मीन में यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। इसी तरह से मैं बोलूँगा मेरे पास यहाँ पर एक सिटी आ रहा होगा, सिटी को आप फिल कर दो, और सिटी को फिल किससे करो? डेटा फ्रेम के अंदर जो सिटी आ रही है डॉट मोड से उसको फिल कर दो, और यहाँ पर साथ में आप इन प्लेस ट्रू लगा दो ताकि ओरिजिनल में जाके वो चेंज कर दे। तो ये हमारे पास इन प्लेस ट्रू भी आ गया। ये रन करा, यहाँ पर आके अगर देखेंगे सारे एक साथ फिल हो जाने चाहिए।
को रन ऑल कर लेते हैं पहले एक बार। सिटी सिटी फिल नहीं हुआ, नेम फिल हो गया, एज फिल हो गया। टी के अंदर क्या गड़बड़ करिए क्या? ओके मोड, ठीक है मोड हैगा। देखो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कराची एक बार आया, दो बार आया, तीन बार, यानी कराची सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर और कुछ ऐसा डेटा है क्या? नहीं है। एक काम करो, ज़ीरो इंडेक्स लगाओ। ये लो, हो गया। ज़ीरो इंडेक्स का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा डेटा भी हो सकता है जो एक से ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होगी। एक से ज़्यादा रिपीटेड मतलब लाहौर दो बार आ रहा होगा, दो बार कराची आ रहा होगा। तो हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होंगी वो तो दो होंगी ही ना। बात समझे? मतलब कहने का ये है, हमारे पास एक आ रहा है STD1 और एक और बार आ रहा है STD1। इसी तरह से हमारे पास एक आ रहा है STD2 और एक आ रहा है STD2। अभी दो बार STD2 आ रहे हैं, तो अगर हम मोड चेक करेंगे तो दोनों ही हमारे पास आ जाएंगे ना, क्योंकि दोनों दोनों बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम इंडेक्स नंबर जीरो लगाने का मतलब ये है कि पहला वाला उठा लो, यानी कि STD1 को उठा लो। तो ये हमने उसको ये बोला है। अच्छा, इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं। ये वाले सारे तरीके हैं, इसके ज़रिए भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास, ये तो फिल करने के तरीके बताए, अभी और भी तरीके हैं फिल करने के जो इससे कई ज़्यादा अच्छे भी हो सकते हैं कई जगहों पर। जैसे कि अगर आप इसको फिल करना चाह रहे हो, डेटा फ्रेम आ गया, मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, इन प्लेस को फॉल्स करता हूँ, यानी कि ओरिजिनल में मैं चेंजेस करना नहीं चाह रहा। जैसे रन ऑल करूँगा तो मेरा ओरिजिनल वाला डेटा फ्रेम खाली होना चाहिए। इन सबको कमेंट कर देता हूँ, मतलब मुझे फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है। रन ऑल करा, ओरिजिनल वाला मेरा अभी भी खाली है। अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ किस तरह से आप इसका काम करोगे। तो भले ऑन कर लो। अच्छा, मैं यहाँ पर बोलूँगा डेटा फ्रेम के अंदर जो एज है, ठीक है, एज डॉट, पहले यहाँ पर बहुत सारे तरीके आते थे फिल ना लगा के, जो है ना आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मेथड, पहले के टाइम पर इस तरह से हम लोग मेथड भी अप्लाई कर दिया करते थे। जैसे कि मेथड लगाया, मेथड के अंदर आप बता दिया करते थे एफ फिल, ठीक है, इस तरह से भी हम पहले काम कर सकते थे। लेकिन एफ फिल का मतलब ये है फॉरवर्ड फिल। क्या मतलब है? फॉरवर्ड फिल। और फॉरवर्ड फिल का मतलब ये है, जैसे कि आपके पास ये एक एज आ रही है, हम्म, ये एज है, ठीक है, इसका इसकी फॉरवर्ड वैल्यू जो है क्या होगी? 20। फॉरवर्ड मतलब आगे वाली, बैकवर्ड मतलब पीछे वाली। तो फॉरवर्ड मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ कि इस वाले डेटा को, इस नन वैल्यू को फिल कर दो फॉरवर्ड वैल्यू के साथ, यानी कि 20 के साथ फिल कर दो। और इस वाले नन का फॉरवर्ड वैल्यू क्या होगी? 26। अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये जो फिल हुआ ये अपनी फॉरवर्ड वैल्यू से फिल हुआ, और ये जो 26 फिल हुआ ये अपनी फॉरवर्ड वैल्यू से फिल हुआ। लेकिन यहाँ पर एक एक प्रॉब्लम, यहाँ पर ये देखो वार्निंग भी दे रहा है, क्योंकि ये तरीका अब यूज़ नहीं होता। ये बोल रहा है कि सीरीज़ के अंदर फिलना विथ मेथड जो आप यूज़ कर रहे हो इज़ डीएप्रिशिएटेड, ठीक है, ये डीएप्रिशिएट हो गया है। और अब आप इसका यूज़ नहीं करो, अब आपके पास बना बनाया हमने मेथड दे दिया, आप उसका यूज़ कर लो। ये आसान वर्ड में ऐसा बता रहा है। अच्छा, ये जैसे कि एफ फिल आता है ना, इस तरह से एक आता है बी फिल। बी बी मतलब हाँ बैकवर्ड फिल, यानी कि प्रीवियस वैल्यू। देखो जैसे कि ये फिल हुआ ये अपनी प्रीवियस वैल्यू से, ये फिल हुआ ये अपनी प्रीवियस वैल्यू से। यहाँ पर लेकिन वो इस तरह का मना कर रहा है, वो बोल रहा है कि इस तरह से यूज़ मत करो। तो इसके लिए आसान हल क्या है कि आप बोलो कि एज के अंदर जो है फिल कर दो एफ फिल फंक्शन। आप एफ फिल लगा दो, और एफ फिल मतलब फॉरवर्ड फिल से आप फिल कर दो इसको। तो आप फॉरवर्ड फिल यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, और बैकवर्ड के लिए बी फिल का भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे रन ऑल करोगे ये चल जाएगा, इनको भले कमेंट कर दो। सही है, ये डायरेक्टली वैसे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, और भी तरीका आता है इसके अंदर, एक आता है इंटरपोलेट का ऑप्शन। इंटरपोलेट, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। रियल में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मशीन लर्निंग के अंदर कई बार इसका यूज़ ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। जैसे कि आपके पास ये एज आ रही है, ठीक है, या नेम, या कुछ भी डेटा आपके पास XYZ कुछ भी डेटा आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है इंटरपोलेट का। अभी बात को समझना कि यहाँ पर जो एज है, ठीक है ना, ये जो एज आ रही है इसको भी कमेंट करते हैं फिलहाल। रन ऑल करा, ये मेरा डेटा फ्रेम अभी के लिए खाली है, ठीक है ना, ये मेरा डेटा फ्रेम अभी के लिए बिल्कुल खाली है। इस एज को फिल करने के लिए या तो हम मीन लगा रहे थे, या तो मीडियन लगा रहे थे, या फिर हम क्या लगा रहे थे, मोड लगा रहे थे, या फिर हम अपने हाथ से कोई ना कोई एक वैल्यू हार्ड कोड टाइप कर रहे थे। लेकिन बाज़ों का तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो डेटा मीन से, अगर हम मीन से फिल कर रहे हैं वो ख़राब भी हो सकता है।
अब मीन से फिल करने का ख़राब होने से क्या लेन देन है, इसका मतलब ये है, देखो आपके पास एक डेटा है 10 और एकदम आ रहा है 20, फिर अचानक आ गया एकदम 80, तो इसका जो मीन निकलेगा वो मीन तो सही होगा नहीं, क्योंकि मीन ख़राब निकलेगा, कम से कम 40 कोई 35 के करीब मीन निकल रहा होगा, तो वो मीन हमारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मीन हमारे लिए बेकार है। अगर मैं मीडियन भी निकालूंगा, मीडियन भी मेरे लिए बेकार हो जाएगा, मोड निकालूंगा तब भी मेरे लिए वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक 10-10 का फ़र्क आ रहा है एकदम डायरेक्टली, यहाँ पे 60-70 का फ़र्क आ गया, तो ये हमारे पास ये एक तरह से बेकार तरीका हो जाता है बाजू का। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका आता है इंटरपोलेट। आप क्या बोलते हो, डेटा फ्रेम में जाओ, एज लगाओ, डॉट इंटरपोलेट, इसके ज़रिए भी फिल कर सकते हैं। इंटरपोलेट के पास बहुत सारे मेथड होते हैं, इसके आप बहुत सारे मेथड हैं, ये देख रहे हो, ये मशीन लर्निंग में भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि अकीमा आ गया, और जो है क्यूबिक आ गया, इंडेक्स, लीनियर, पोलिनोमियल भी होता है इसके अंदर, ये आ गया पोलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, एस लाइनर, स्प्लाइन, टाइम, जीरो, ये कई सारे इसमें मेथड हैं, ये सारे मशीन लर्निंग के मेथड होते हैं। इसके अंदर से लीनियर का, जैसे कि मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ, अभी लीनियर का मतलब ये है कि अगर आपके पास अभी एक डेटा है, मैं इस तरह से इसको समझा रहा हूँ, इंटरपोलेट करेगा क्या, हमारे पास है कि 10-20, फिर अचानक आ जाता है 40, ठीक है, फिर एकदम 50 आ जाता है। अब इस 5 डेटा में से कौन सा डेटा मिसिंग है, कौन सा, 30, इंटरपोलेट बस 30 भर देगा इस जगह पर, क्योंकि इंटर, हाँ 30 ही भर देगा। जब आपको 30 पता चला तो इंटरपोलेट को भी ये चीज़ पता चलेगी। इंटरपोलेट क्या देखता है, वो देखता है कि सारों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, अगर देखता है 10-10 का डिफरेंस आ रहा है तो वो उतनी वैल्यू उस हिसाब से फिल कर देता है, अगर सारों के बीच में 8 का डिफरेंस आ रहा है 8 के हिसाब से भर देगा वो। तो ये इंटरपोलेट का फ़ायदा है। अगर मैं अब इसको रन करूँ तो ये डेटा इसने फिल कर दिया 17 के हिसाब से, समझे, यहाँ पे 17 के हिसाब से फिल कर दिया, तो यहाँ पे 28 के हिसाब से फिल कर दिया, जैसे उसको ठीक लगा उसने उस हिसाब से उसको फिल करके दे दिया। और ये देख रहे हो सारा डेटा लीनियर के हिसाब से फिल हो गया। अभी ना डेटा आपको ज़्यादा लग रहा होगा ना कम लग रहा होगा, देखो 20 एकदम 17, फिर 15, फिर 26, फिर 28, फिर 30, फिर 35, इस तरह से लीनियर का यूज़ कर सकते हो। लीनियर के अलावा और भी मेथड है, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा। पोलिनोमियल के ज़रिए आप भर सकते हो, लेकिन पोलिनोमियल का काम तब होता है जब आपके पास डेटा ज़्यादा आगे पीछे होता है। मान लो अचानक 10 आ रहा है, फिर एकदम जो है 5 आ गया, फिर अचानक ही एकदम 15 आ गया, तो डेटा देख रहा हो आगे पीछे वर्क कर रहा है। फिर अचानक 25 आ गया तो एकदम 20 आ गया, तो डेटा आगे पीछे हो रहा है, लीनियर नहीं है डेटा। तो फिर हम उस जगह पे पोलिनोमियल का यूज़ करते हैं। लेकिन एक मशीन लर्निंग के अंदर ज़रूरत पड़ती है इसकी, फ़िलहाल इंटरपोलेट का आप इस तरह से यूज़ करोगे। और फिर इसको अपडेट कर सकते हो, अपडेट करने का तरीका मैंने बता दिया कि एज में जाके आप क्या करोगे, इसको अपडेट कर दोगे। अच्छा, ये मैंने आपको फिल करने के कई सारे तरीके बता दिए, डेटा को किस तरह से फिल करोगे। आपको मैंने ड्रॉप करने के तरीके बताए थे, ड्रॉप ना, जो हमारे पास उस डेटा को ड्रॉप कर दो, ये मैं बता चुका हूँ वैसे। जो एज आ रहा है, यानी कि डेटा फ्रेम के अंदर ड्रॉप ना, जो भी हमारे पास वैल्यू खाली है सारों को हटा दो, ड्रॉप कर दो, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ये शुरू में। अच्छा, डेटा फिल करना हो गया, ड्रॉप करना हो गया। अब इसमें और भी कई सारे तरीके आते हैं फिल करने के, नहीं, अलग अलग तरीके हमारे पास मेथड होते हैं, अप्लाई का मेथड होता है, ठीक है, अभी उसके ऊपर काम करते हैं। चलो मैं यहाँ पर डेटा को फिल कर लेता हूँ लीनियर के ज़रिए, ये मैंने फिल कर लिया, इसको कमेंट कर देते, ये हटा देता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं डेटा फ्रेम डॉट एज के ऊपर जाता हूँ और एज के ऊपर लूप करना चाह रहा हूँ। एज पर क्या करना चाह रहा हूँ, लूप करना चाह रहा हूँ पांडास के ज़रिए। यहाँ पर आपका एक मेथड आता है अप्लाई, अप्लाई के ज़रिए हम कर सकते हैं। अप्लाई अपने अंदर एक कॉलबैक फंक्शन लेगा, लेमडा फंक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर एक्स आ रहा होगा, और जो एक्स आ रहा है ना, इस एक्स के अंदर ये सारी वैल्यू आ रही होंगी जो हमारी एज के अंदर वैल्यू है, जैसे कि 20-25 जो भी हैं वो एक एक करके आ रही होंगी। मैं बोलूँगा एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो लूप करके दे देगा। जैसे कि 20 को 40, और जो है 35-35, 17.5 को उसने 35 कर दिया, 30 को 15 को 30 कर दिया, 52 कर दिया, इस तरह से सारे डेटा को लूप करके शो कर देगा। अब ये फंक्शन आप अलग से भी बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। अगर अलग से फॉर एग्जांपल बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, हमने एक फंक्शन बनाया लूप नाम का, किसी भी नाम से बना सकते हो, मल्टीप्लाई नाम से बना लेते हैं। और इधर आकर मैं क्या बोलूँगा, एक्स आ रहा होगा, यानी कि मेरी वैल्यूज़ आ रही होंगी जो भी मैं एज आर्ग्यूमेंट आपको दूंगा, और आपने रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न कर देना है, एक्स मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैं इसको यूज़ किस तरह से करूँगा, मैं यहाँ पर आके लिखूँगा, डेटा फ्रेम में जाओ,
एज के अंदर जाके अप्लाई करो। और अभी आप ये बोलेगा आपसे लेमडा फंक्शन दो, अब लेमडा तो नहीं दूंगा मैं, डायरेक्टली अपना मल्टीप्लाई वाला फंक्शन इसको पास कर दूंगा। जैसे रन करूँगा, रन ऑल करा, ये लूप होकर आ जाएगा। अगर इस वाले को कमेंट भी कर देंगे तो ये अपनी जगह काम कर ही रहा है। समझ आई? तो ये मैंने फंक्शन अलग से बनाया यहाँ से, उसको इस तरह से कॉल कर दिया डायरेक्टली। अब ये आप बोलोगे कि यहाँ पर इस तरह से राउंड ब्रैकेट लगा के कॉल क्यों नहीं करा, तो यहाँ पे इस तरह से कॉल नहीं करूँगा, वो एज आ आर्ग्यूमेंट खुद ही पास कर देगा इसको, तो हमें उसको ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह से। तो ये वाला वैसे ज़्यादा आसान तरीका है, इसको भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अभी जब लूप कर दिया, आप चाह रहे हो कि अलग से, मान लो अभी जैसे मैंने लूप करा और अभी डेटा फ्रेम में मैं चाहता हूँ, इस डेटा फ्रेम के अंदर 3 कॉलम आ रहे हैं, नेम एज सिटी, ठीक है। इंटरपोलेट की एक और बात याद रखना कि हमेशा नंबर के साथ काम करेगा, स्ट्रिंग के साथ काम नहीं करता, ऑब्जेक्ट के साथ काम नहीं करेगा, ये हमेशा इसी तरह से काम करेगा। बाकी इसके अलावा जितने भी मैंने तरीके पढ़ाए हैं वो सारे स्ट्रिंग के साथ भी काम करेंगे, जैसे एफ फिल बी फिल ये मैंने बताया, ये काम करेगा। अच्छा, एक और भी चीज़ है हमारे पास, जैसे कि ये मैंने आपको बताया लूप करने का तरीका। अब इस लूप को जो है ना, आप क्या कर सकते हो, आप बोल रहे हो कि जो डेटा मल्टीप्लाई हुआ है ना, इसका एक अलग से कॉलम बन के यहाँ पर शो हो जाए, तो आप क्या करोगे, एक अलग से नया कॉलम बनाने का तरीका बता चुका हूँ पहले भी। आप यहाँ पे बोलोगे मल्टीप्लाई कॉलम, ये इसका नाम वैसे कुछ भी दे सकते हो, ये वेरिएबल का नाम है, तो इस नाम का कॉलम बना देगा। और अब जैसे रन करूँगा तो इस नाम का कॉलम आ गया, मल्टीप्लाई होकर शो हो रहा है। समझ आ गई बात? अच्छा, इस अप्लाई से ज़्यादा एक बेहतर एक और फंक्शन भी आता है, जो इससे कई गुना अच्छा होगा। उसका काम होता है, उसका मैप, उस फंक्शन का नाम है मैप। उस फंक्शन का नाम क्या है? मैप। जैसे मैंने बोला एज पर जाओ डॉट, इसका काम भी यही है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये रो के साथ भी काम कर सकता है और कॉलम के साथ भी काम कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ हमेशा कॉलम के साथ काम करेगा। तो ये इसमें फ़ायदा, ये फ़र्क होता है। अभी जो हमारे पास मैप आ रहा है ना, इस पर भी सेम टू सेम मैं ये वाला फंक्शन पास कर सकता हूँ, या लेमडा फंक्शन लगा के भी लॉजिक लगा सकता हूँ। मान लो मैं लेमडा बोल देता हूँ, और सॉरी मल्टीप्लाई बोल देता हूँ इसको, तो ये इस पर भी काम करेगा। ऐसे रन करा, देख रहे हो, इस पर भी काम कर रहा है ये। तो मैप वैसे ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू अप्लाई फंक्शन के, तो आप इस दोनों का यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, इसके इसके अलावा जो है, लूप भी हो गया, अप्लाई हो गया, फिल करना हो गया। अभी हमारे पास ग्रुपिंग बची है, टाइम सीरीज बचा है, और ठीक है, इसके अंदर मैं आपको अब एक लॉजिक वाला काम करके दिखा रहा हूँ। हम एक जो है, मैं एक मार्कशीट बना के दिखा रहा हूँ, जिससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जितना हम अभी तक पढ़ चुके हैं वो सारा डाटा क्लियर हो जाएगा मार्कशीट के ज़रिए। मार्कशीट के अंदर क्या होने वाला है, ये आप लोग मुझे बना के दिखाओगे, मार्कशीट नहीं, मैं इसका ऑल्टरनेट टास्क दूंगा, या तो इसी के अंदर से कुछ दूसरा दे दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ मार्कशीट के नाम से, या यहाँ पर भी मैं एक फ़ाइल को नहीं क्रिएट कर लेता हूँ। क्या हो गया, मार्कशीट .ipynb। इसके अंदर हम एक नया डेटा फ्रेम करेंगे, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास एक हो जाएगा नेम, ठीक है नेम कर लेते हैं स्टूडेंट का। इससे पहले भी एक चीज़ और है, अब मैं यहाँ पर कुछ नई चीज़ें और बता रहा हूँ। मान लो हमारे पास एक स्टूडेंट की ईमेल है, ठीक है, ईमेल के अंदर आ रहा है ali@gmail.com, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, कुछ 10 रैंडम ईमेल लिखवा लेता हूँ इससे ना, नेट नहीं आ रहा। चलो ali@gmail.com, बिलाल@gmail.com। इसके अलावा एक एरे मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि डेटा फ्रेम के अंदर इस तरह से काम करेंगे। अली हो गया, बिलाल हो गया, असद@gmail.com, फरहान@gmail.com, उमर@gmail.com,
हसन@gmail.com, असगर gmail.com और वासिफ@gmail.com। ये मैंने क्या करा, कुछ ईमेल लिखी, ठीक है। ये कितनी ईमेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 हमारे पास मेल्स हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट के कुछ मार्क्स भी हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास एक इंग्लिश के मार्क्स हैं, इसमें से 50 लेते हैं, 60 ले लेते हैं, 55, किसी के 70 हैं, किसी के 85 है, किसी के 95 है, किसी के 32 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 8। ये हमारे पास इंग्लिश के हो जाएंगे, ये उर्दू हो जाएगा, ये मैथ हो जाएगा। इसके अंदर हम डेटा को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रैंडम डेटा है जो हमने जनरेट किया है। इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, डेटा फ्रेम नाम का हमारे पास एक वेरिएबल है। अपने एनवायरनमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा, ये यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर जाके ये आपके ऑप्शन आ जाएगा। डेटा फ्रेम में जाऊँगा, ये मेरे पास एक डेटा सेट आ रहा है। अब इसके ज़रिए मैं क्या क्या बनाना चाह रहा हूँ, एक रियल मार्कशीट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं करना क्या चाह रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं यहाँ पर स्टूडेंट का नेम चाह रहा हूँ, ठीक है, कि स्टूडेंट का मुझे नेम मिलना चाहिए, उसके उसकी मुझे ईमेल भी चाहिए, उसके इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, मैथ, उसके मिनिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है उसकी परसेंटेज क्या आई है, उसकी एवरेज परसेंटेज क्या आई है, उसके मार्क्स की एवरेज क्या आई है, ठीक है, मार्क्स एवरेज, मार्क्स एवरेज। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये इतना डेटा हमें चाहिए, ठीक है ना। नेम, ईमेल, ये इंग्लिश, उर्दू, मिनिमम, मैक्सिमम, टोटल, परसेंटेज। हाँ, एक और ऐड कर लेते हैं, ये रिजल्ट वाला, कि पास है या फेल है। अब आप ये देखो कितना सारा हम कॉलम बनाने वाले हैं सिर्फ इन 4 कॉलम के ज़रिए। एक हमारे पास नेम, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 11, 11 12 कॉलम है तकरीबन। सिर्फ इन 4 कॉलम के ज़रिए 11 से 12 कॉलम हम लोग बनाने वाले हैं। अभी कैसे बनेंगे, किस तरह से, कि रियल वर्किंग के अंदर काम होता है, ये सारा अभी इसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे पास ये बस एक ईमेल है, इंग्लिश, उर्दू और मैथ के मार्क्स हैं। मैं इस डेटा फ्रेम के अंदर जाऊँगा, सबसे पहले कुछ कॉलम्स को क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे नीचे काम करते हैं। मुझे पहले तो एक कॉलम चाहिए नेम नाम का, ठीक है। नेम नाम के कॉलम के अंदर काम करूँगा। सबसे पहले तो सवाल ये कि नेम आएगा कहाँ से, नेम तो मेरे पास है नहीं यूज़र का, तो मैं उसके ईमेल के अंदर से उसका नेम को निकाल लूँगा। अब ईमेल में से नेम को कैसे निकालूंगा, मैं ईमेल पर जाऊँगा। अब ईमेल, ये सारे ईमेल आ रहे हैं। अब मैं ईमेल के अंदर से, इनके अंदर से स्टार्ट वाला नेम निकाल लूँगा, बिलाल असद फरहान, ये @ डाले को हटा दूंगा। अब ये कैसे करूँगा, पाइथन में स्ट्रिंग के मेथड हम लोगों ने पढ़े थे। आप यहाँ पर जैसे str लगाओगे ना, तो ये सारे स्ट्रिंग के मेथड नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे email.str लगाओगे, सारे स्ट्रिंग के मेथड आपको नज़र आएंगे, कुछ भी लगा सकते हो, ये अगर पाइथन में पढ़े हैं तो याद होगा। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट का यूज़ करेंगे।
स्प्लिट। अभी स्प्लिट करना कहाँ से है मुझे, एट द रेट से। जैसे एट द रेट से स्प्लिट करूँगा तो ये अली अलग हो जाएगा, gmail.com अलग, बिलाल अलग, gmail.com अलग, असद अलग, ये सारे नाम और ये ईमेल अलग हो जाएंगे। मैं बोलूँगा इसकी जीरो इंडेक्स पे जाओ और ये डेटा उठा के ले आओ। अच्छा, जीरो इंडेक्स इसकी भी नहीं, एक काम और करो, ये जीरो इंडेक्स पता है किसकी लेकर आ रहा है, ये यहाँ पर ये इस तरह से लेकर आ रहा है। मुझे चाहिए सिर्फ जीरो इंडेक्स वाला डेटा, ठीक है ना। तो ये जीरो इंडेक्स वाला डेटा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, ये जो जीरो इंडेक्स वाला लेकर आया है वो सिर्फ मुझ वो पहले वाले सारे डेटा का पहला वाला लेकर आया है, लेकिन मुझे इसके अंदर वाला जीरो इंडेक्स वाला चाहिए। मतलब कि ये चीज़ मुझे चाहिए, समझे बात को। तो मुझे सिर्फ नेम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर एक डेटा के साथ अलग अलग करूँगा तो नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कर सकता अलग अलग सबके साथ काम करूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप चला दूंगा। और लूप चलाने का तरीका क्या होगा यहाँ पर, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि हम क्या करेंगे, इस ईमेल के ऊपर एक लूप करेंगे, डॉट मैं फंक्शन में रन करूँगा इस पर। आप अप्लाई भी कर सकते हो, अप्लाई वाला लेमडा फंक्शन में यहाँ पे लगाऊंगा, ये एक्स आ जाएगा, इधर एक्स आ जाएगा, डॉट एस टी आर डॉट, इसके अलावा मेरे पास एक दूसरा हल भी है मैं जिसके ज़रिए कर सकता हूँ। इससे थोड़ी सी प्रोसेस एक लंबा होता जा रहा है। स्प्लिट एट द रेट, और ये एरर जनरेट कर रहा है, इस प्रोसेस से नहीं करूँगा। मैं इसका दूसरा हल भी कर सकता हूँ। स्प्लिट लगाया, एस टी आर डॉट स्प्लिट, इसको रन करा, तो ये सारा डेटा इस तरह से लेकर आ रहा है। हम्म, अगर मैं एक नया कॉलम बनाता हूँ, ये सिर्फ एक का चेंज कर रहा है ना, डॉट जीरो। अच्छा पहले इसको, चलो ठीक है, ये जीरो इंडेक्स, मैं कुछ निकाल सकता हूँ क्या मैं, इंसर्ट एक्सटेंड कॉपी अपेंड। लूप तो खैर मुझे चलाना पड़ेगा, वरना है मेरे लिए मसले वाली बात हो जाएगी। चलो करते हैं ट्राई। डेटा फ्रेम, जो ईमेल आ रही है इस पर लूप करो, डॉट मैप लेमडा, ये एक्स आ जाएगा, और कट करा, ये सारा अली लेकर आ रहा है ना। तो इसमें से एक काम ही करेंगे, इसको हटाते हैं, और ये जो एक्स आ रहा है डायरेक्टली, सही है, एक इसका भी हलेगा, डॉट एस टी आर डॉट स्प्लिट, और इसको एट द रेट से अलग करो, और इसके ऊपर आप लूप कर दो। और इसकी ज़ीरो इंडेक्स पे सारे डेटा को उठाते रहना। अली और ये सारा डेटा वही वैसे का वैसे ला रहा है। जा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है वैसे तो, जा भी सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ।
अच्छा, तो और क्या कर सकता हूँ मैं? एट दी रेट स्प्लिट मैंने लगा दिया, नाम अलग हो गया। जीरो इंडेक्स से वो निकल तो रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक पे से निकल रहा है। अच्छा, नाम को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, तब तक मैं इस पे दूसरा और कोई काम करता हूँ, ठीक है? नेम के अलावा हम देख लेते हैं कि अगर इसके अंदर मिनिमम एज निकालनी हो तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, इसके ऑप्टेन और टोटल मार्क्स किस तरह से निकालेंगे। तो मैं एक नया कॉलम बनाता हूँ, इसके ऊपर भी फिर हम आते हैं। ऑप्टेन मार्क्स का बनाया। ऑप्टेन में क्या होगा कि हमें तीनों का, तीनों एज का हमें क्या करना होगा, वो सॉरी तीनों मार्क्स का क्या करना होगा, सम करना होगा। तो सम किस तरह से करेंगे, डेटा फ्रेम में जाओ, जो हमारे पास इंग्लिश आ रहा है उसको प्लस कर दो, जो हमारे पास उर्दू आ रहा है उसको भी प्लस कर दो, और जो हमारे पास डेटा फ्रेम आ रहा है उसमें भी मैथ को प्लस कर दो, ठीक है? ये हमारे पास ऑप्टेन मार्क्स अगर आप चेक करोगे तो डेटा फ्रेम में जाकर, तो ये एक ऑप्टेन मार्क्स भी हमारे पास बनकर आ गया, इनका सम आ गया तीनों का, ठीक है? इसके अलावा एक तरीका और भी है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली सम नाम का मेथड लगा दें, ठीक है ना? सम नाम का मेथड लगा दें तो उसके ज़रिए भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना रहा हूँ, कौन सा, टोटल वाला। डेटा फ्रेम में जाओ, एक टोटल नाम का कॉलम बनाओ, जिसके अंदर हम लोग टोटल हमारे मार्क्स कितने होंगे, 300। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास ये टोटल वाला कॉलम भी आ गया। सही है। हाँ, मैं बोलूँगा यहाँ पर मिनिमम मार्क्स मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डेटा फ्रेम में जाओ, और जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, मिनिमम, हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट मिन, यहाँ पर एक फंक्शन आता है, डेटा फ्रेम डॉट जी। हम्म। हाँ, रो वाइज ये काम करेगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी है। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ, 1 मतलब कॉलम, 0 मतलब रो, ये मैं पहले बता चुका था। अगर मैं इसको इस तरह से बोलूँ कि मेरे पास जो ऑप्टेन मार्क्स हैं, ठीक है ना, जो मेरे पास डेटा फ्रेम में ऑप्टेन मार्क्स हैं, ऑप्टेन, ठीक है, उसके अंदर से आपने क्या करना है, मिनिमम मार्क्स को गेट करना है, ठीक है? तो पहले थोड़ी सी देर के लिए इसको हटाता हूँ। यह क्या करेगा, 130 गेट कर लेगा, 130 उसने गेट करे, क्यों? क्योंकि वो अभी इस तरह से काम कर रहा है वो, ये मिनिमम जो आ रहा है ना, ये हमारे पास सारे देख रहे हो 130। मैंने बोला है ऑप्टेन का सबसे मिनिमम मार्क्स कौन सा है, तो बोला 130, तो उसने सारे डेटा को 130 से फिल कर दिया। अगर आप इसको इस तरह से देखना चाह रहे हो, ठीक है ना, इस तरह से, यानी कि इंग्लिश उर्दू मैथ के अंदर से अगर आप देखना चाह रहे हो, तो फिर आपको एक्सिस इसका क्या करना होगा, 0 करना होगा, ताकि वो इस तरह से काम करे। उससे पहले मैं इसको क्या बोलूँगा कि आपने, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा, इंग्लिश, उर्दू और मैथ, इन तीनों के अंदर से हमें ये काम करना है। और एक काम और भी कर सकते हैं, या तो आप इस सारों को बाहर उठाओ, कट करो, ये इस जगह पे आप लगा दो, देखते हैं अभी क्या सूरत हाल है। मैथ, मैथ वाले कॉलम का गलत बता रहा है।
ये तीनों कॉलम आने चाहिए इस वक्त। इंग्लिश, अच्छा कॉलम का ई कैपिटल, यहाँ पे क्या है, मैथ का एम स्मॉल है, इंग्लिश मैथ का एम स्मॉल है। जैसे रन करा तीनों कॉलम आ गए, डॉट मिन लगाया, और मिन के अंदर एक्सिस को क्या कर देंगे, ज़ीरो। आ गए। इंग्लिश के सबसे कम कितने आए, और उर्दू के और मैथ के, ये इस तरह से वो क्या करेगा, सारा डेटा निकाल कर दे देगा। अब एक काम और कर सकते हैं, अगर मैं वन वाला लगाऊंगा, ये सारा तीनों यानी कि वन के अंदर क्या कर रहा है, कॉलम वाइज काम करेगा अभी ये सारे डेटा के लिए, यानी कि इन तीनों के अंदर से जो सबसे कम मार्क्स हैं, अभी इसको समझना। इंग्लिश के मार्क्स हमारे कितने हैं, 50, उर्दू के 30 हैं, मैथ के 50 हैं। सबसे कम तीनों में से कौन से हैं, 30। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, दूसरे में आ रहा है 60, यहाँ पर 80, यहाँ पे 90। सबसे कम कितने हैं, 60। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 60। समझ आ गई बात। हाँ, तो ये पूरी रो के लिए काम करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर बोलूँगा, एक कॉलम, एक डेटा फ्रेम बनाओ मिनिमम नाम का, उसके अंदर आप जाके ये ऐड कर देना। और मैक्सिमम के लिए भी ये वाला सेम तरीका होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसके स्टूडेंट के कितने आए। तो मैक्सिमम का कॉलम लिया, और मिन की जगह पे यहाँ पे क्या लगा दूंगा, मैक्स लगा दूंगा। और जैसे ही मैं डेटा फ्रेम में जाके देखूंगा, ये मिन, ये मैक्स और ये टोटल, ये ऑब्टेन हमारे पास सारे आ गए। अभी हमें आगे क्या करना है, जैसे इसके अंदर से मुझे निकालने हैं, पहले तो मुझे परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। अब परसेंटेज को समझना थोड़ा सा ये हार्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या परसेंटेज जो निकालूंगा, मैं बोलूँगा डेटा फ्रेम पे जाओ, ठीक है। डेटा फ्रेम में जाने के बाद आपको ऑप 10 मार्क्स नज़र आएंगे, ठीक है। ऑप 10 मार्क्स डॉट मैप, यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा, क्योंकि हर एक डेटा के लिए मुझे चाहिए, ठीक है ना। लैम्डा एक्स, इधर आ जाएगा एक्स। अब मैं लगाऊंगा इधर इफ़ की कंडीशन, और ये थोड़ा सा हार्ड होगा समझना इसको। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अभी परसेंटेज क्या होती है, 9 अगर 80 से ग्रेटर देन हो, इस तरह से हम लोग कंडीशन लगाते हैं ना। तो अब मैंने बोला यहाँ पर आप ए प्लस शो करना, ठीक है ना, A1 शो करना। और ये कब शो करना, इफ़ एक्स जो आ रहा है, जो एक्स की वैल्यू आ रही होगी, जो भी एक एक करके लूप होकर आ रही होगी, वो अगर ग्रेटर देन है 80 से, या वो इक्वल है, ठीक है, या वो इक्वल है 80 से, तब आपने जो है A1 शो करना है। वरना तो आपने क्या करना है, ए शो कर देना है। और ये ए भी कब शो करना है, इफ़ जो हमारे पास एक्स आ रहा है, ये अगर ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 70 के, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पर बोलूँगा, वरना तो आपने क्या शो कर देना है, बी ग्रेड शो कर देना है। ये भी कब करना है कि इफ़ अगर एक्स जो है ग्रेटर देन है या इक्वल है 60 के, ठीक है। वरना तो आपने क्या शो करना है, सी ग्रेड, ठीक है। और ये भी कब शो करना है कि अगर जो एक्स है वो ग्रेटर देन है या इक्वल है किसके, 50 के। वरना तो आपने क्या शो करना है, ए बी सी डी ग्रेड, या आप डायरेक्टली हाँ तो डी कर लो, उसके बाद एफ कर देंगे, डी शो कर देना है। और ये भी कब करना है, इफ़ जो एक से या ग्रेटर देन है या इक्वल है किसके, 33 के। अदरवाइज वरना तो क्या होगा, वो फेल होगा, ठीक है। यानी कि एफ ग्रेड होगा, यानी कि वो फेल वाला ग्रेड आ गया इसका। ये यहाँ पर हमने इसको शो कर दिया। अब इसका जो कॉलम है, मैं इसके कॉलम का नाम क्या रखूँगा, ये मैं कंडीशन, यहाँ पर जो डेटा मेरा फिल होगा वो कंडीशन वाइज फिल हो रहा है, देख रहे हो। इधर मैं इसका जो नाम दूंगा, ग्रेड, रन करा। और अभी इसको मैं रन करके दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह से हुआ है। क्या ग्रेड आ रहा है, A1। और एक मिनट, टॉप 10 पे हमने लूप चलाया ना, डेटा सारा एक जैसा क्यों आ रहा है, रन ऑल करा, सबका आगे पीछे आना चाहिए था, कहाँ है ग्रेड, सबका A1 आ रहा है, सही है। एक से अगर बड़ा है 80, एक से अगर बड़ा है, ठीक है, या लेस देन है 100 से, तो सारे A1 को ही बनेंगे फिर भी। यहाँ से असल में मैंने ये ऑपरेटर नहीं लगाया था, ठीक है ना। मैंने बोला एक्स जो है अगर ग्रेटर देन है, और ठीक है, और एक्स जो है छोटा है 100 से,
ठीक है, तब आपने ये शो करना है। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी 80 के से ग्रेटर देन के लिए भी लगाऊंगा। 70 अगर एक्स अगर बड़ा है 70 से, या फिर और एक्स जो है छोटा है 80 से, तब भी आपने शो करना है। इधर भी मैं ये वाला काम करूँगा। एंड एक्स जो है छोटा है 70 के, 60 से बड़ा है और 70 से अगर छोटा है, तभी आपने काम करना है। इसी तरह से जो एक्स आ रहा है और एक्स जो है ये छोटा है किससे, 60 से, या 50 से बड़ा है या 60 से छोटा है, तभी आपने शो करना है। और यहाँ पर भी मैं यही लगा दूंगा कि और एक्स जो है या तो छोटा है किससे, 50 से। रन करा, एक बार रन ऑल करते हैं। सबका एफ ग्रेड आ रहा है। ये भाई, मतलब पहले सही करा था और ज़्यादा गलत हो गया। A1 शो कर देना। इफ इफ एक्स अगर बड़ा है 80 से और एक्स अगर छोटा है 100 से, वरना तो ए शो कर देना। अच्छा, लूप मैंने ऑप्टेन पे ही करा है ना। हम्म, क्या चीज़, यहाँ पे और कोई गलती नज़र आ रही है क्या? जो एक्स आ रहा है वो अगर ग्रेटर देन है 80 है, 80 से, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऑप्टेन पे गलत नहीं कर रहा मैं? यार ऑप्टेन ये तो सारे ही वो बड़े ही होंगे ना, बात तो ये ऑप्टेन तो बहुत सारे 100 से बड़े ही हैं सारे। मुझे ये उस पर नहीं करना चाहिए था। परसेंटेज हम किसकी किसके बिहाफ पे निकालते हैं? हम परसेंटेज तो परसेंटेज का फॉर्मूला पहले निकलता है, परसेंटेज के बिहाफ पे हम लोग ग्रेड बनाते हैं। ये हमने ये गलती कर दी, पहले परसेंटेज हमें निकालना चाहिए था। वो इसलिए वो गलत आउटपुट दे रहा है, ये मेरे अब ध्यान में आया है। पहले मुझे परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। हाँ भाई। हाँ हाँ, जो हो रही थी वो कौन सी आप देख रहे थे? अबे यार क्या बात कर दी। ऑप 10 परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? जो हमारे पास जो ऑप 10 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, ऑप 10 डिवाइडेड बाय ऑप 10 मल्टीप्लाई बाय ऑप 10 डिवाइडेड बाय टोटल। और हाँ, क्या ये नहीं है? ऑप 10 का, एक मिनट, ऑप 10 और टोटल की स्पेलिंग ठीक है ना? रन ऑल करें एक मिनट। ऑप 10, हम्म, अभी देखते हैं एक मिनट। ये देखो ये स्पेलिंग में गलत करा है ना। मल्टी ये डिवाइडेड बाय आएगा और इधर मल्टीप्लाई आएगा। और ऑप्टेन का अब ओ, अबे भाई ये सारी स्पेलिंग गलत लिखता था। ठीक है, अब डेटा फ्रेम रन करा, क्या आ गई परसेंटेज, ठीक है। और इधर जो है ना, ये जो लूप इस पे करेंगे, परसेंटेज वाले कॉलम के ऊपर, ये भी रन करा। और अब जैसे इसको रन करेंगे, ये ग्रेड आ गया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एवरेज वाला कॉलम बचा है, वो आप करके दिखा दोगे? हाँ, एवरेज का फार्मूला है ना। अबे मीन का फार्मूला नहीं पढ़ा गया चाचा? तो मीन का फार्मूला रह गया। इसके अलावा
एक रिजल्ट रह गया, पास या फेल, ये आपने करके दिखाना है बकाया। हाँ पास, ये भी इसके इफ एल्स की कंडीशन लगेगी ना, जैसे इसमें मैंने लगाई है। हाँ अगर वो बड़ा है तो परसेंटेज से आप कंडीशन उसकी लगा दोगे। बाकी ये वाला काम है, मैं इस पर देखता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, नेम वाला। हाँ